ओके, CLR किस तरीके से काम कर रहा होता है? डायरेक्ट कनेक्टेड टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे जो हमारे पास लोअर लेवल जो हमारे पास लेयर होगी वो CLR की होगी। सो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वी हैव CLR। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, डायरेक्ट जो हमारे जो यानी कि जो हमारे पास विंडोज़ है, और उसके बाद जो हमारे पास लेयर है दैट इज CLR। CLR मैनेजेस कोड एग्जीक्यूशन एट रन टाइम। रन टाइम पे आपके कोड को कैसे मैनेज करना है, कहाँ मेमोरी एलोकेट करनी है, किस तरीके से करनी है, रन कैसे करवाना है, वो सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? CLR की। मेमोरी मैनेजमेंट, थ्रेड मैनेजमेंट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मेमोरी कैसे एलोकेट करनी है, अगर रन टाइम पे कोई थ्रेड आ जाए तो उस थ्रेड को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ट्राई एंड कैच एज वेल। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वो भी कौन कर रहा होता है? CLR। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है? वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ट्राई एंड कैच। ऐसा कोड जिसमें आपको लग रहा हो कि रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, रन टाइम पे आप कोई ऐसी वैल्यू दें जिसकी वजह से आपका कोड फट सकता है, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? ट्राई एंड कैच के थ्रू। कोड को हम ट्राई में डाल देते हैं और कैच कर रहे होते हैं एक्सेप्शन के। अगर ये एक्सेप्शन आ जाए तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली जो है वो एग्जिट ना हो सके। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन आती है, कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है रन टाइम पे, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश ना हो जाए। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है? आपका CLR। ये बेसिकली रिवीजन है, ये स्लाइड्स मैंने पहले भी करवाई हुई हैं और ये आपके पास होंगी भी। मैं इनको LMS पर भी दोबारा डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी CLR के ऊपर दैट इज बेस क्लास लाइब्रेरी, जिसमें हमारे पास वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ क्लासेस जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। लाइब्रेरी हम इसको किस लिए कह रहे हैं? जिसमें हमारे पास लाइब्रेरी होती है जिसमें वी हैव डिफरेंट बुक्स में। लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट शेल्फ्स होते हैं, और फिर उसके अंदर वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स। सिमिलरली .NET फ्रेमवर्क हैज आल्सो अ लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी के अंदर वी हैव डिफरेंट क्लासेस एंड in those classes we have different sets of methods। जैसे कि हमारे पास कनेक्टिविटी की क्लास थी SQL कनेक्शन, जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, और फिर उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ हम उसके सारे मेथड्स एक्सेस कर रहे थे। सिमिलरली वी हैव मैथ क्लास। तो मैथ की क्लास को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे थे? डायरेक्ट मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मिनिमम, मैथ डॉट पावर। तो हम क्या करें? क्लास के नाम के साथ डिफरेंट मेथड्स को एक्सेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल टाइप्स। उसका हमें एडवांटेज क्या होगा कि ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस और मेथड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें हमारे पास कलेक्शंस भी आ सकती हैं, इनपुट आउटपुट, जैसे हमने वहाँ देखा था आपकी फाइलिंग के लिए इनपुट आउटपुट की क्लास यूज़ की थी। तो उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था क्लासेस का, और उसके सारे मेथड्स क्रिएट, रीड, राइट, ओपन, फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट राइट, ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि सारी चीज़ें हमें हर दफ़ा स्क्रैच से नहीं करनी पड़ेंगी। जो बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्ट्रिंग्स की भी हमने एक डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी, स्ट्रिंग डॉट कंकैटिनेट, स्ट्रिंग डॉट कंबाइन, स्ट्रिंग डॉट सर्च, स्ट्रिंग डॉट कंटेन। अगर आपको याद हो तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए अपने कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं। हर चीज़ हमें स्क्रैच से जो है वो डिज़ाइन नहीं करनी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी वो हमारे पास ADO.NET एंड XML, कनेक्टिविटी ऑफ डाटा। ठीक है, कि हम किस तरीके से XML पे काम कर सकते हैं। XML इज एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। कि हमने आउटसाइड द .NET फ्रेमवर्क अगर कोई API लिंक करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए हमारे पास ADO.NET डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, तो उसकी क्लासेस हमारे पास कहाँ डिफाइन होगी? ADO.NET पे। और XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, लेट से मैंने कोई API यूज़ करनी है जो किसी और लैंग्वेज में लिखी है अदर देन .NET फ्रेमवर्क, तो उसके लिए भी जो हमें कोड लिखना होगा वो हम कहाँ? इस लेयर पे जाके, वो सारा काम इस लेयर पे हो रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारे पास ASP.NET एंड विंडोज फॉर्म्स। विंडोज फॉर्म जिस पे आप अभी काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे, जो हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल है। ड्रैग एंड ड्रॉप जब आप कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप देखेंगे कि जब आप कोई भी विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, आज आप इसको करके देखिएगा .NET फ्रेमवर्क में, जहाँ पे हम कंसोल एप्लीकेशन आज से पहले क्लिक करते थे,
आप आज जाके एक विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास, और उस फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो बैकएंड पे ऑटोमेटिकली उस फॉर्म की क्लास बना देगा, क्लास फॉर्म 1। और उसके अंदर आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कंट्रोल्स, लेट्स से टेक्स्ट बॉक्सेस, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसके रिलेटेड जो है वो मेथड्स और प्रॉपर्टीज आपकी क्लास में बनाता चला जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि एज अ प्रोग्रामर आपको सिर्फ लॉजिक लगानी पड़ेगी कि जब मैं बटन को क्लिक करूँ तो क्या चीज़ परफॉर्म हो, लेकिन उस बटन को लाने का कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा। वो सिर्फ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो बैकएंड पे फॉर्म पे खुद ही जो है वो आपका कंपाइलर ऑटो जनरेटेड क्रिएट कर देगा। एंड ASP.NET, जिसमें हमारे पास वेब फॉर्म्स, अगर हमने वेब बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, विंडोज फॉर्म तो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के लिए होगा, लेकिन अगर आपने कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, कोई वेब फॉर्म बनाना है, वेब सर्विसेज बनानी है, या मोबाइल इंटरनेट टूल किट, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ASP.NET, एक्टिव सर्वर पेजेस डॉट नेट। तो वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क। और उसके बाद जो हमारे पास सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी, दैट आर डिफरेंट लैंग्वेजेस which are supported through .NET framework. थ्रेड मैनेजमेंट बेसिकली ये होती है, क्वेश्चन आया चैट पे थ्रेड मैनेजमेंट से रिलेटेड। थ्रेड के क्या मीनिंग्स हैं? थ्रेड के मीनिंग्स हैं किसी भी चीज को लेकर कोई अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी इज दैट कि मैं जब कोड को रन करूं तो कोड को रन करते वक्त रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन ना आ जाए। रन टाइम इज दैट, लेट से मैंने एक फाइल का नाम दिया, अब वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अब ये मुझे कब तक नहीं पता चलेगा कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? मैंने नेम गलत कर दिया, लेट से फाइल का नाम था abc.txt, और मैंने उसका नाम क्या कर दिया अपने कोड में abcd। मैंने उसको कंपाइल किया। अब जब मैं रन कर रही हूँ, सो क्योंकि फाइल क्या है मेरे पास, फाइल का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम पे बनता है। सो कोड रन होने से पहले एक थ्रेड है हमेशा कि हमारे पास थ्रेड क्या हो सकती है कि रन टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन आ सकता है। एक्सेप्शन मीन जो हमारे कोड को आगे काम करने से रोके। तो कोई ऐसा कोड होगा तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसके लिए ट्राई और कैच का मैकेनिज्म यूज करेंगे। फाइलिंग वाला काम हमेशा हम ट्राई एंड कैच के अंदर करते हैं कि फाइल को फाइंड आउट कब करेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब प्रोग्राम रन होगा। मीन्स के कंपाइल होने से पहले हम नोटिफाई नहीं कर सकते। अब जब प्रोग्राम रन होगा, रन टाइम पे फाइल का ऑब्जेक्ट बनेगा, और रन टाइम पे ही वो जाके चेक करेगा कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो थ्रेड मैनेजमेंट इज दैट कि ऐसा कोई कोड जिसमें आपको लग रहा हो कि रन टाइम पे एरर आ सकते हैं, या लेट्स से कि मैंने एक ऐसे डिवीजन का ऑपरेशन बनाया, ठीक है, यूजर से 2 नंबर इनपुट लिया और उनको फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड कर दिया। अब व्हाट इफ के, अब ये तो यूजर की चॉइस पर है ना कि यूजर क्या 2 नंबर एंटर करता है। लेट्स से यूजर ने सेकंड नंबर 0 दे दिया। अब एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस इन्फिनिटी को मैप नहीं करती, ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि दैट वुड बी एन रन टाइम एक्सेप्शन। कि रन टाइम पे यूजर ने एक्स की वैल्यू दी, जिसको जब हमने कैलकुलेट किया तो फिर उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आई। तो उसको काउंटर करने के लिए हम थ्रेड मैनेजमेंट यूज करते हैं। थ्रेड मैनेजमेंट के ऐसा कोड जिसमें मुझे लग रहा हो कि रन टाइम पे जाकर एरर आ सकते हैं। एरर एक ऐसा एरर, मतलब रन टाइम एरर जो रन टाइम पे आएगा, वैसे एरर नहीं है, कंपाइल करने पे एरर नहीं होगा, लेकिन यूजर की गिवन वैल्यू पर या जो हमने फाइल नेम दी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, कोई ऐसा एरर आता है, तो थ्रेड मैनेजमेंट इज यूज्ड फॉर काउंटर फॉर दैट टाइप्स ऑफ एरर, जो रन टाइम्स एरर होते हैं। उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो अब नॉर्मली एग्जिट ना हो। हम एक सेफ पाथ दें अपने कोड को कि वो सेफली जो है विदाउट एनी इंटरप्शन जो है वो एंड हो जाए या क्लोज हो जाए, और प्रॉम्प्टली यूजर को एक एरर प्रॉम्प्ट करे कि दैट इज द एक्चुअल एरर, और उसकी वजह से सेफली जो है वो बाहर आ जाए। क्लियर है? ओके, ठीक है। जो हमारे पास सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी, दैट इज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, C#, VB.NET, Perl, J#, and different set of languages which are supported by .NET. And then we have concept of common language specification. अच्छा, अब देखें कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन CLS कहाँ आया? हमारी इन 2 लेयर्स के बीच में। वो 2 लेयर्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? ये वाली लेयर, और जहाँ हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो CLS कहाँ प्लेस हो गया? इन दोनों के बीच में।
कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। अच्छा, अब ये कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या कर रही है? रन टाइम तो एक ही है, चाहे मैं सी शार्प पे कोड करूं वो भी इसी सी एल आर के थ्रू रन होगा, जे शार्प पे कोड करूं वो भी सी एल आर के थ्रू रन होगा, वीबी पे कोड करूं वो भी सी एल आर पे रन होगा। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम तो एक ही है, यानी कि वी हैव जस्ट वन गेटवे फॉर रनिंग अवर कोड। एक ही मैकेनिज्म है जिससे हमारे किसी भी लैंग्वेज का कोड, जो डॉट नेट की अपनी सपोर्टेड लैंग्वेज है, किसी भी से मतलब डॉट नेट की सपोर्टेड लैंग्वेज, उसको में मैं कोड लिखूं वो सब सी एल आर के थ्रू ही रन होंगे। सो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन हमारे पास यूज हो रही है कुछ स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, कि अगर सी शार्प में इंटीजर को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वीबी पे कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड, क्योंकि सी एल आर एक ही है। अब कोड चाहे वीबी पे लिखा हो या सी शार्प पे, रन उसको सी एल आर के थ्रू होना है। सो सी एल एस क्या कर रहा है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड्स बना रहा है कि कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे कोड के। जब आप कोड राइट डाउन कर रहे हो तो वो स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करें ताकि वो कोड इजीली सीएलआर पे रन हो सके। यानी कि सीएलआर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर कौन करवा रहा है? सीएलएस। कि हर डिफरेंट लैंग्वेज पे जो आप कोड करें, दैट कोड शुड फॉलो दैट स्टैंडर्ड, दैट स्पेसिफिकेशन। So CLS is used for मेंटेन स्टैंडर्ड। जब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कोड कर रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होगा जो थ्रू आउट फॉलो होना चाहिए, चाहे आप सी शार्प पे काम कर रहे हैं या आप वीबी पे काम कर रहे हैं, सो दैट सी एल आर को उसको प्रोसेस करने में आसानी हो। ठीक है, सी शार्प लैंग्वेज सबमिटेड टू ECMA ओपन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ओपन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन मीन्स कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर लैंग्वेज को फॉलो करनी है, हर वो लैंग्वेज जो डॉट नेट सपोर्ट कर रहा है। ये हमारे पास वेब सर्विस है, XML सो बेस हमारे पास आर्किटेक्चर है कि कोई भी हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, तो हम डॉट नेट फ्रेमवर्क से डेस्कटॉप, वेब बेस्ड, मोबाइल एप्लीकेशन, हर उस पे काम, प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं। जी क्लास, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, CLR मैनेज रनिंग कोड। जब आपका कोड रन हो रहा होता है उसको कौन मैनेज कर रहा होता है? CLR, लाइक अ वर्चुअल मशीन। और CLR के कंपोनेंट हमारे पास क्या क्या फंक्शनलिटी है? थ्रेडिंग, थ्रेड मैनेजमेंट, ठीक है, ट्राई कैच मैकेनिज्म पे कैसे काम करना है, मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे मेमोरी को वैल्यूज असाइन करनी है, मेमोरी में स्पेस एलोकेट करनी है, नो इंटरप्रेटर, JIT compiler produces native code during the program installation at runtime। हमारे पास यहाँ पे इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ JIT compiler। JIT compiler means just in time compiler। लेट से मैंने एक कोड राइट डाउन किया, उसको मैंने फर्स्ट टाइम कंपाइल किया, तो वो उस पूरे कोड को कंपाइल कर देगा, और पूरे कोड को एक साथ कंपाइलर यही कर रहा होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। सो वी डोंट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटर, वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर। मैंने कुछ कोड लिखा लेट से जिसमें मेरे पास 50 लाइन ऑफ कोड्स हैं, मैंने उसको कंपाइल किया, जस्ट इन टाइम कंपाइलर आपकी इन सारी 50 लाइन ऑफ कोड को कंपाइल कर देगा। अब मैंने उसी जो कोड में कुछ और लाइन ऑफ कोड, लेट से 5 लाइन ऑफ कोड्स और ऐड की, सो जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा, मैंने उस कोड को दोबारा कंपाइल किया, तो बार पूरी 55 लाइन ऑफ कोड को कंपाइल करने के बजाय जो ऑलरेडी एक दफ़ा कंपाइल हो चुका है 50 लाइन ऑफ कोड, जो नई चीज़ें हैं उसको कंपाइल करेगा। सो दैट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो हमारे कोड की एग्जीक्यूशन को और ज़्यादा क्या करती है, टाइम को कम कर देती है। फाइन ग्रेन्ड एविडेंस बेस्ड सिक्योरिटी, कोड एक्सेस सिक्योरिटी, कोड को एक्सेस कैसे करना है, टाइप सेफ्टी होनी चाहिए, अनसेफ कास्ट नहीं होनी चाहिए, कोई अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल यूज नहीं करेंगे आप,
एंड नो आउट ऑफ बाउंड्स एरे इंडेक्सिंग, जो एरे का साइज आपने दिया है उसी साइज के अंदर रहते हुए आपने वैल्यूज देनी है। अगर आप आउटसाइड द दैट लिमिट अगर आप कुछ वैल्यू देना चाहेंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई होनी चाहिए, मीन्स जो टाइप सेफ्टी, ताकि हमारे पास क्या हो, हमारे पास कोड जो है वो सेफ कोड हो, क्वालिटी कोड हो। हाँ, मतलब जस्ट इन टाइम मेरा एक्चुअल कोड है जो सोर्स कोड है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म करेगा। नेटिव कोड मीन्स वो कोड जब जो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास एक MSIL बनती है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, अभी हम आगे वो पूरा सिनेरियो देखेंगे। तो यहाँ पे जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करेगा, आपकी पूरी लाइन ऑफ कोड को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद उसको सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड बना देगा। ऑब्जेक्ट नेटिव कोड मीन्स ऑब्जेक्ट कोड जो अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे टारगेट हो सकता है। ठीक है, आप डायरेक्ट सोर्स कोड को डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं करवा सकते। तो आपका जो कंपाइलर है वो आपके सोर्स कोड को, यानी कि जो हमने कोड लिखा है उसको अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। MSIL हाई, आपके पास इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है, ना तो हाई होती है ना लो होती है। जो आपका एक्चुअल कोड है, जो सोर्स कोड है, दैट इज हाई लेवल। आप जब उस कोड को ट्रांसफॉर्म करेंगे वो कन्वर्ट होगा MSIL में फर्स्ट। और जो कि MSIL इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, मीन्स आपके पास क्या है, मिडिल लेयर लैंग्वेज है बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल। फिर हमारे पास CLR क्या करेगा, उस MSIL को अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म करेगा लो लेवल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि जिसको अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है जीरोज एंड वन की फॉर्म में। अच्छा, MSIL में ट्रांसफॉर्म करने का पर्पस ये है कि हम डायरेक्ट सोर्स कोड को अगर ऑब्जेक्ट कोड में कर देंगे तो हमारे पास कोड पोर्टेबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, लेट से टूवा ने क्वेश्चन किया तो मैं टूवा की एग्जांपल ले देती हूँ। लेट से टूवा ने डॉट नेट के फ्रेमवर्क पे एक कोड राइट डाउन किया और उस कोड को, सोर्स कोड को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम ये अज्यूम करें कि ये MSIL बीच में नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो टूबा ने अपने सिस्टम पे डॉट नेट जो उनके इंस्टॉल है उस पर उन्होंने एक कोड लिखा, और जब उसको उन्होंने कंपाइल किया उसको, तो वो कंपाइलर क्या कर रहा है, उसी सोर्स कोड को अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ टूबा, जो टूबा का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंगली लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करा है, यानी कि मशीन लैंग्वेज जीरोज और वन। और वो लैंग्वेज उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, टूबा का ऑपरेटिंग सिस्टम ही अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट कोड है जो टूबा के सिस्टम के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म हुआ है, वही ऑब्जेक्ट कोड टूबा ने अपने जो है किसी फ्रेंड को दे दिया। अब उनके पास भी डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल है। अब जब टूबा वही कोड जो ऑब्जेक्ट कोड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकते हैं टूबा का, टूबा ने वो कोड उठा के अपने फ्रेंड को दिया, और उन फ्रेंड ने जब उसको रन किया, तो अब वो क्या करेगा, उनकी फ्रेंड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपने स्टैंडर्ड और मैकेनिज्म होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है। ठीक है, हर किसी की लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। तो वो ऑब्जेक्ट कोड टूबा के ऑपरेटिंग सिस्टम का था, टूबा के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड को माइंड में रख के ही वो ट्रांसफॉर्म हुआ था मशीन लैंग्वेज में। अब वो 01 की लैंग्वेज जब हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेंगे तो वो उस सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अननोन होगा। वहां पे आपके पास जो है वो कंपेटिबिलिटी के इश्यूज आएंगे। इसीलिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपका जो सोर्स कोड है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म होने के बजाय पहले एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होगा जो कि MSIL है। अब टूबा क्या करेंगी, टूबा ने डॉट नेट फ्रेमवर्क के थ्रू कोड किया, उसको कंपाइल किया, तो वो पहले फर्स्ट स्टेप में किस में आपके पास ट्रांसफॉर्म होगा, MSIL जो कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, ना तो कम्प्लीटली हाई लेवल ना तो कम्प्लीटली लो लेवल। अब टूबा ने वो जो MSIL है उस MSIL को उठा के अपनी फ्रेंड को दे दिया। अब उनकी फ्रेंड क्या करेंगी, उनके पास भी डॉट नेट फ्रेमवर्क है, वो उस MSIL को उठाएंगी, उस ML जो टूबा ने सेंड किया उस MSIL को अपने पास दोबारा से कंपाइल करेंगी। अब जो जस्ट इन टाइम का कंपाइलर होगा वो जो उनकी फ्रेंड के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली उसको मैप करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, कोड पोर्टेबिलिटी। एक कोड जो मैंने अपनी लैंग्वेज में अपने सिस्टम पे राइट डाउन किया है उसकी MSIL में बनाऊंगी और उस MSIL को
जिसको मुझे आगे सेंड करना होगा, मैं उसको सेंड कर दूंगी। फिर मुझे क्या करना होगा, यानी कि अब उनकी फ्रेंड को वो कोड पूरा नहीं लिखना पड़ेगा और उसको दोबारा से MSIL में भी ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी MSIL उनको मिला है। वो क्या करेंगी, उस इंटरमीडिएट लैंग्वेज को अपने पास दोबारा से एक दफ़ा और कंपाइल करेंगी और वो कंपाइलर उसको डायरेक्ट लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड MSIL। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी हम कैसे दे रहे हैं कि हर वेरिएबल शुड बी, एवरी वेरिएबल विच शुड बी यूज, इट शुड बी इनिशियलाइज। पहले हम वेरिएबल को यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज करेंगे। एरे का साइज हमें पहले से देना पड़ेगा ताकि हमारे पास आउट ऑफ साइज का एक्सेप्शन ना आ सके। हर चीज को हमें नो अनसेफ कास्ट, अनसेफ कास्ट का मतलब हम कभी भी, जैसे हमने देखा था टाइप कास्टिंग, अगर आपको याद हो, या टाइप कन्वर्जन, कि अगर मुझे एक इंटीजर को स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे और फिर उसके बाद हम टाइप कास्ट कर सकते हैं एक टाइप ऑफ डाटा को दूसरे टाइप ऑफ डाटा में, जो हम किस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमें कौन दे रहा है, CLR। MSIL इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो ना तो कम्प्लीटली जीरोस और वन की फॉर्म में है और ना ही कम्प्लीटली हमारे पास क्या होगी, ना ही तो कम्प्लीटली वो हमारे पास एक्चुअल कोड होगा। इंटरमीडिएट इन बिटवीन लैंग्वेज है, कुछ चीज मशीन लैंग्वेज में होगी, कुछ चीजें हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज की फॉर्म में होगी। मतलब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स हैं वो हमेशा वो 0-1 में नहीं होंगी MSIL में। अच्छा, आपको सवाल ये आता है कि मैनेज्ड कोड क्या है। मैनेज्ड कोड हमारे पास क्या है, वो कोड जो कि CLR पे टारगेट हो रहा हो। Code that targets the CLR is referred to as managed code। हर वो कोड जो हर वो लैंग्वेज जो सपोर्ट कर रहा है आपका डॉट नेट, उसमें आप हर किसी भी लैंग्वेज में जो कोड लिखेंगे दैट कोड इज मैनेज्ड कोड। ऑल मैनेज कोड हैज द फीचर्स ऑफ द CLR, और हर मैनेज कोड में ये फीचर्स होने चाहिए। इट शुड बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइप सेफ। टाइप सेफ का मतलब ये है कि हमारे पास टाइप सेफ्टी होनी चाहिए कि मैं एक फ्लोट को इंटीजर में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। अगर मेरे पास एक फ्लोट है 4.89 और उसको मैं एक इंटीजर में रखूंगी तो वो मुझे एरर देगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 4.9 को कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में ताकि वो पॉइंट के बाद वाली चीज को क्या कर दे, रिमूव कर दे, और फिर 4 को इंटीजर में स्टोर करे। तो यहाँ पे टाइप सेफ्टी होनी चाहिए, टाइप कन्वर्जन होनी चाहिए, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। थ्रू मेथड्स आप प्रॉपरली एक चैनल यूज करते हुए वैल्यूज को जो है वो क्या करेंगे, सेव करवा रहे होंगे। क्रॉस लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेट्स से कुछ कंपोनेंट C# में लिखे हैं और कुछ कंपोनेंट VB में है, तो हम उसको इंटीग्रेट करना भी जो है वो मैनेज कोड की एक फीचर है। क्रॉस लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग, हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं मैनेज कोड में। एंड मल्टीपल वर्जन सपोर्ट, वी हैव सपोर्ट ऑफ मल्टीपल वर्जन एज वेल। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट वर्जन पे काम किया तो उसकी भी आपको मैनेज कोड सपोर्ट दे रहा है। मैनेज कोड इज रिप्रेजेंटेड इन स्पेशल इंटरमीडिएट लैंग्वेज दैट इज MSIL। यानी कि जिस भी लैंग्वेज पे आपने काम किया है जो डॉट नेट की सपोर्टेड लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो किस में ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी MSIL में, जो कि एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, CLR ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी को मैनेज कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाके स्टोर हो रहे हैं, आपके पास हीप में। ठीक है, वी हैव टू एरिया ऑफ मेमोरी, स्टैक एंड हीप। सो जितने भी हम जब वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, int a is equal to 10, int b is equal to console dot readline convert dot to int 32। सो ये सारी चीजें स्टैक में जाके स्टोर हो रही हैं। और जो हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहाँ जाके स्टोर हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब प्रोग्राम रन होता है, यानी कि आफ्टर कंपाइलेशन। कंपाइल टाइम पे ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कंपाइल टाइम पे सिर्फ रेफरेंस बनेगा उस ऑब्जेक्ट का। जैसे हम न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे, न्यू का कीवर्ड क्या कर रहा होता है, जब प्रोग्राम रनिंग मोड पे होता है, रन टाइम पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है और वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होती है, हीप में। तो बेसिकली जो हमारा मेमोरी एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, स्टैक और हीप।
स्टैक में हमारे पास क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके डिक्लेरेशन वो स्टैक में होती है। और हीप किस लिए होती है, हीप जो हमारे पास रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो सारा डाटा हीप पे जाके स्टोर होगा। अनयूज ऑब्जेक्ट्स एंड बफर्स आर क्लीन अप ऑटोमेटिकली थ्रू गार्बेज कलेक्शन। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में ऑक्यूपाई किया हुआ स्पेस और फर्दर उनका यूज नहीं है, उसको आपको क्या करेगा, CLR ऑटोमेटिकली गार्बेज कंसीडर करेगा और उसको मेमोरी से रिमूव कर देगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज का कोड पहले MSIL में ट्रांसफॉर्म होगा। चाहे मैंने C# पे कोड लिखा है, मैंने VB पे कोड लिखा है, मैंने J# पे कोड लिखा है, हर लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर होगा जो उसको ट्रांसफॉर्म MSIL में ही करेगा। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का कोड जब MSIL में ट्रांसफॉर्म होगा, इट मीन्स कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होंगे जो फॉलो होने चाहिए। हर लैंग्वेज, चाहे मैं VB पे करूँ, C# पे करूँ, वो कोड जब फर्स्ट टाइम कंपाइल होगा MSIL में ट्रांसफॉर्म होगा। सो इट मीन्स कि जब हमारे पास एक MSIL बन रही है, चाहे मैं जिस भी लैंग्वेज में कोड करूँ, तो वी शुड हैव CTS, कॉमन टाइप सिस्टम। CTS is a rich type system built into the CLR. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि लो लेवल मशीन लैंग्वेज लाइक असेंबलर बट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, MSIL जो है वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज हम उसको यूजली कह रहे होते हैं, और वो असेंबली की फॉर्म में होती है। CTS इज अ रिच टाइप सिस्टम, जो कि क्या कर रही होती है, डिफरेंट टाइप्स बता रही होती है कि अगर इस टाइप का डाटा है तो उसके लिए डाटा टाइप इंट होनी चाहिए, और वो हर लैंग्वेज में यही होनी चाहिए। फ्लोट है, मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो कि CTS बता रहा है, ताकि जब आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करें जो .NET की सपोर्टेड लैंग्वेज है, उसमें आपको आसानी हो, और आप उन जो है वो टाइप्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। CLS is a set of specifications that all language and libraries need to follow. Again, मैंने जो आपको कहा था कि कुछ set of rules हैं, कुछ specifications हैं जो CLS create कर रहा है, और वो सारे रूल जो है वो different languages को support करने हैं, उसको follow करना है। उससे क्या होगा कि इंटरऑपरेटिबिलिटी बिटवीन लैंग्वेजेस, अगर मैंने मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम किया तो इंटरऑपरेबिलिटी होगी, ताकि मैं इजीली कोड को आपस में यूज कर सकूं, ताकि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो इंटरमीडिएट लैंग्वेज, .NET लैंग्वेजेस आर कंपाइल्ड टू एन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। जो भी आपने कोड लिखा है किसी भी लैंग्वेज में, .NET सपोर्टेड लैंग्वेज में, वो पहले MSIL में ट्रांसफॉर्म होगा। इसको हम IL भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज, MSIL और CIL। CLR compiles IL in just in time। अच्छा, जब आप IL बन गई, इंटरमीडिएट लैंग्वेज बन गई, अब CLR क्या करेगा, उसको दोबारा से कंपाइल करेगा in just in time manner। Each function is compiled just before execution। just in time हर function before execution compile होगा। The just in code stays in memory for subsequent calls। Recompilations of assemblies are also possible। अब मैंने एक फीचर में या एक कोड में दोबारा से मैंने क्या किया, कुछ फीचर्स और ऐड किए हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड और ऐड किया है, तो फिर हम उसको दोबारा से रिकम्पाइल करेंगे। यानी कि एक दफ़ा एक MSIL बन गई, उसमें मैंने अब और फीचर्स ऐड किए, और तो वो दोबारा से नई MSIL बनाने के बजाय उसी एग्जिस्टिंग MSIL को रिकम्पाइल करके नई चीज़ों को भी उसमें ऐड ऑन कर देगा, जो हमारे टाइम को सेव करेगा और मेमोरी को भी करेगा। अच्छा, अब देखेंगे ये किस तरीके से काम कर रहा है। मीटिंग भी एंड होने वाली है, ऐसे करते हैं कि अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। अटेंडेंस लेने के बाद जो है हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। 10:30 तक अटेंडेंस हो जाएगी, तो हम 10:45 पे स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, नेम कॉल करूँगी। जिसका नेम कॉल करूँ, काइंडली वो अपने अटेंडेंस यहाँ मुझे चैट पे सेंड कर दे। "46 स्टूडेंट माशाल्लाह"।
ओके। अली असद। अली असद वाडिया। एब्सेंट है, फर्स्ट सेशन में एब्सेंट है। मोहम्मद अमार। ओके, प्रेजेंट है अली असद। मोहम्मद अमार 10660 एब्सेंट। अहमद हशाम कयानी। अहमद हशाम कयानी एब्सेंट। अंसर अली। अबरारुल हसन। अबरारुल हसन। मोहम्मद अवैस इकबाल। तलहा फैसल। तलहा फैसल। जस्ट 2 टाइम्स मैं नेम कॉल करूंगी। रजा और मुस्तफ़ा। उष्ना नदीम। उष्ना नदीम। रिदा सलमान। मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद सलमान। मोहम्मद जुनैद खान। बिलाल शौकत। सुहेब अरशद। निम्रा अमजद। अब्दुल हन्नान। मोहम्मद आशिर खान। सैयद मुजम्मिल वसीम। कामिशा सलीम। मोहम्मद अनस खान। मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा एब्सेंट। उमामा। मोहम्मद हसाम खान। ओके हमजा, आपकी भी मार्क कर दिया मैंने अटेंडेंस। मोहम्मद हसाम खान। ओके। मोहम्मद उवैस दत्त। ओवैस प्रेजेंट है? नहीं है। मोहम्मद मुजम्मिल अंसारी। एहसान हसन। हमाद वसीम। मोहम्मद उजैर अहमद। महबूब अहमद। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अकरम खान एब्सेंट है। फुरकान जाहिद। राबिया मरियम। जवेरिया मतीन। एहसन रजा। मोहम्मद अनस सब्जवारी। आयशा अजमत। अली मोहम्मद। अली मोहम्मद एब्सेंट। शहरियार फैसल। मोहम्मद फैजान खालिद प्रेजेंट। ओके। शहीर अली।
शहीर अली एब्सेंट। रामीन तौसीफ, रामीन तौसीफ। मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, मोहम्मद साद एब्सेंट। हसन कदीर। हसन आप मुबश्शिर अली के आईडी से क्यों अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं बेटा? अहमद इब्राहिम, सैयद फैजान अरशद, अफनान अंसारी, तूबा शेख, कासिम अली, जमशेद अहमद, इरम उरूज, असफन तारिक, शालूम पॉल। शालूम पॉल। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर हम